नमस्कार। आज हम राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका अध्ययन कर चुके हैं। राज्यपाल जो कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है, गवर्नर राज्य की सरकार का अध्यक्ष है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसकी 2 योग्यताएं होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 साल से ऊपर हो। तीसरी योग्यता भी जुड़ गई है, जो एक परंपरा है कि गवर्नर जिस राज्य में नियुक्त होता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसलिए वो किसी भी समय पद मुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं या उसको दोबारा नियुक्त कर सकते हैं या उसका स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में कर सकते हैं। जब तक गवर्नर का उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वो कार्य करता रहेगा, चाहे 5 साल का समय व्यतीत हो गया हो। गवर्नर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेता है और उसमें वो ये कहता है कि वो अपने राज्य में संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और सुरक्षा करेगा। ये वही 3 शब्द हैं जो राष्ट्रपति अपनी शपथ में बोलते हैं, इसलिए गवर्नर का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में संविधान की रक्षा करे। यह हो सकता है कि गवर्नर को राष्ट्रपति के आदेशानुसार किसी पड़ोसी राज्य का कार्यवाहक गवर्नर बना दिया जाए या पड़ोसी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भार भी उसे सौंप दिया जाए, लेकिन उसे भत्ता मिलेगा, वेतन नहीं। गवर्नर के बारे में कुछ विवाद है जो इस प्रकार है। अम्बेडकर के अनुसार गवर्नर केंद्र की आंखें कम है, अर्थात उसे देखते रहना चाहिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो उसे तुरंत राष्ट्रपति को सूचना भेज देनी चाहिए कि वो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करे, लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वो गवर्नर के सुझाव को माने या ना माने। चूँकि गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद काल में काम करता है और उसे उसी के प्रसाद पर्यंत वह रहता है। आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति के संतोष का मतलब है कि मंत्रिपरिषद का संतोष, अर्थात गवर्नर को केंद्र की ओर अपनी आंखें जमाई रखनी चाहिए। इसलिए गवर्नर कदम नहीं उठाते हैं, वो केंद्रीय सरकार को प्रसन्न रखें, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना चाहिए। इसलिए कुछ लोग गवर्नर को केंद्र का दूत कहते हैं। के.वी. राव गवर्नर केंद्र की कठपुतली है, जिन्हें केंद्रीय मंत्री अपनी अंगुली की डोरियों से नचवाते हैं, ऐसा कहते हैं। 1971 में दिल्ली में गवर्नरों का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 5 गवर्नरों की एक कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन थे जम्मू और कश्मीर के गवर्नर भगवान सहाय, इसलिए इसे भगवान सहाय कमेटी भी कहते हैं। 1972 में इसने अपनी रिपोर्ट दी कि गवर्नर केंद्र का एजेंट नहीं है, बल्कि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है, लेकिन गवर्नर के पास कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। आर्टिकल 163 के अनुसार वह अपने मंत्रियों की राय से कार्य करता है, इसलिए उसकी स्थिति नाम मात्र की हो जाती है और इसलिए यूपी की गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू ने यह कहा कि गवर्नर ऐसा है जैसे सोने के पिंजरे में कोई चिड़िया बंद हो। आर्टिकल 163 में स्वविवेक की शक्ति दी गई है, जो कि आर्टिकल 74(1) से कुछ अलग है। राज्यपाल अपने मंत्रियों की राय से कार्य करेगा और सिवाय उसके जहाँ वो अपने तरीके से विवेक से कार्य कर सकता है। यही वजह है कि गवर्नर व सीएम में टकराव होता है। आर्टिकल 163 गवर्नर ही तय करेगा कि कहाँ उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए। 163 थर्ड में मंत्रियों का दिया हुआ परामर्श गोपनीय मानता है, इसलिए इस पर किसी कोर्ट में पूछताछ नहीं हो सकती है। 164 गवर्नर मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। सभी मंत्री गवर्नर से प्रसाद काल में कार्य करेंगे। 164 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और 164 आर्टिकल 3 में गवर्नर सभी मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे, उसी के बारे में वो अपने पदों पर कार्य करेंगे। 164 फोर्थ
में अगर कोई मंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर विधायक हो जाना चाहिए। 164(5) में मंत्रियों के वेतन भत्ते विधानमंडल के अनुसार तय किए जाएंगे और यदि कोई कमी है तो वो गवर्नर के आदेश से पूरी कर दी जाएगी। आर्टिकल 165 में 3 राज्यों में एक मंत्री जनजातीय कल्याण का होगा जो SC/ST के कल्याण को भी देखेगा। भगवान से सब कमेटी की कुछ सिफारिशें, जिसमें तो पहली है, अगर हाउस में किसी भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी न हो तो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अगर CM विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर देता है तो फिर उसे बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर CM के पीछे विधानसभा में बहुमत नहीं है तो यथाशीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए और अगर CM इसमें रोड़ अटकाए तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। आर्टिकल 167 में CM के 3 कर्तव्य लिखे हुए हैं। पहला है समय समय पर गवर्नर से मिलना और उसे प्रशासन के मामलों तथा विधान के प्रस्तावों के बारे में सूचना देना। दूसरा है राज्यपाल को वो सूचना देना जो वो मांगे या चाहे। गवर्नर CM से कह सकता है कि आप इस मामले को मंत्रिपरिषद के सामने रखें और उन पर विचार बताएं। आर्टिकल 200 जो बिल राज्य के विधानमंडल से पास हो जाएगा वो गवर्नर की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। अगर वो मनी बिल है या तो गवर्नर अपनी स्वीकृति देंगे, अन्यथा वो उसे अस्वीकार कर सकते हैं या पुनर्विचार को लौटा सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के विचाराधीन अनुमति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि ऐसा है तो फिर बिल राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा और फिर आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर कार्य करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति की वीटो पावर असीम है, इसलिए वो उस बिल को स्वीकार या अस्वीकार या पुनर्विचार को लौटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जो गवर्नर को भेजने ही पड़ेंगे राष्ट्रपति के विचाराधीन, जैसे अगर वो बिल निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। सेकंड है, अगर वो बिल किसी ऐसी वस्तु पर टैक्स लगाना चाहता है जिसे संसद अपने कानून से अनिवार्य वस्तु घोषित कर चुकी है। अगर वो बिल समवर्ती सूची के किसी विषय से संबंधित है और उस पर संसद ने पहले से कानून बना रखा है। अगर वो बिल आपत्तिजनक है तो कानून बनने के बाद केंद्र के कानून या आदेश या नीति से टकरा सकता है। इन सब पर राष्ट्रपति विधि मंत्री से सलाह करेंगे। इस पर अनुमति की कोई तय समय सीमा नहीं है। राय साहब राम जमाया कपूर बनाम भारत सरकार केस 1955, शमशेर सिंह बनाम भारत सरकार 1974, इन दोनों ही केसों में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही थी कि राष्ट्रपति के संतोष का मतलब मंत्रियों के संतोष से है, इसलिए राष्ट्रपति को मंत्रियों की राय से काम करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्यों में केंद्र की कठपुतली ही होता है। विवेक से कार्य करने की उसके क्षेत्र सीमित है।